Hello friends, welcome to the Isna e-medical classes. Today we will discuss regarding peptic and duodenal ulcer. First, we will discuss about what is the peptic ulcer. A peptic ulcer is an exudation that forms in the mucosal wall of the stomach. Peptic ulcer क्या होता है? कोई भी mucosal wall जो हमारे stomach की है, mucosal layer होती है, उसमें क्या हो जा रहा है? उसमें exudation हो जा रहा है, मतलब कोई भी wall का क्या हो जाएगा? mucosal layer में inflamed हो जाएगी वो wall. In the pylorus, in the duodenum और in the esophagus. जो ये peptic ulcer form हो रहा है, ये कहाँ पे form हो सकता है? stomach की wall में हो सकता है, ठीक है? pylorus region में हो सकता है, duodenum में हो सकता है और हमारे ईसोफेगस में भी हो सकता है। मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रूट है उसमें क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर जो है वो फॉर्म हो जाता है। The erosion of the circumscribed area may extend as the deep as the muscle layer or through the muscle to the peritoneum. ये जो एक्जावेशन हुआ है, इन्फ्लैम्ड हुई है जो वॉल, जो इसमें अल्सर काइंड ऑफ जो हो गया है, ये क्या हो सकता है? ये एरिया जो है ये मसल लेयर जो है डीपन जा सकता है, मसल लेयर के अंदर जा सकता है और ये मसल लेयर से होते हुए ये पेरिटोनियम कैविटी जो होती है, पेरिटोनियम लेयर जो है उस तक पे ये जा सकता है। अब पेप्टिक अल्सर में बी रेफर टू एज गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल और इसोफेगियल अल्सर डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन। जो पेप्टिक अल्सर होता है ये जैसे कि अगर इसको क्या बोला जाएगा, इसको गैस्ट्रिक अल्सर बोल देंगे पेप्टिक अल्सर को अगर ये गैस्ट्रिक रीजन पे हो रहा है। ड्यूडेनल अल्सर बोल देंगे तो अगर ये ड्यूडेनम पार्ट में हो रहा है, या फिर इसको इसोफेजियल अल्सर बोल देंगे अगर ये इसोफेगस वाले रीजन में हो रहा है। मतलब ये डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पे, ये किस पार्ट पे हो रहा है उसके नाम से उसको हम कॉल कर देते हैं। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन क्या है इसका? गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर एंड द इसोफेजियल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होगा? अगर जो है गैस्ट्रिक रीजन पे हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू अकर इन द लेजर कर्वेचर ऑफ द स्टमक नियर द पाइलोरस। गैस्ट्रिक अल्सर कहाँ कॉज होता है? जो स्टमक के दो कर्वेचर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लेजर कर्वेचर होता है और कौन सा होता है? ग्रेटर कर्वेचर। जैसे ये स्टमक है, इसमें क्या होते हैं? दो कर्वेचर होते हैं। जैसे ये स्टमक है, इसमें दो कर्वेचर होते हैं। ये क्या है हमारा? ये ग्रेटर कर्वेचर है। ये क्या है हमारा? लेजर कर्वेचर। मतलब जो छोटा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। ठीक है, तो इसमें जो अल्सर होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर। जो कहाँ पे हो रहा है? ये स्टमक के लेसर कर्वेचर पे हो रहा है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? हम पेप्टिक अल्सर आर मोर लाइकली टू अकर इन द ड्यूडेनम दैन इन द स्टमक। पेप्टिक अल्सर जो फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? ड्यूडेनम वाले रीजन पे हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द स्टमक। ये कहाँ पे रह रहे हैं? ड्यूडेनम वाले पार्ट में रह रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर क्या होता है? ईसोफेजियल अल्सर अकर एज ए रिजल्ट पीएफ द बैकवर्ड फ्लो ऑफ एचसीएल फ्रॉम द स्टमक इनटू द ईसोफेगस। इसमें क्या हो रहा है? जो ईसोफेजियल अल्सर हो रहा है, जैसे अगर हमने कोई भी खाना खाया, ठीक है, वो कहाँ जाता है? हमारा स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक से अगर जो एचसीएल फ्लूइड होता है, जो भी हाइड्रोक्लोराइड होता है, ठीक है, या फिर कोई भी एसिडिक चीज़ है, वो क्या कर जाती है? फ्लश बैक कर जाती है। वो कहाँ पे आ जाती है? ईसोफेजियल रीजन में आ जा रही है। उसकी वजह से जो अल्सर कॉज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ईसोफेजियल अल्सर बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? कॉजेज़ क्या रहते हैं इनके? देयर आर द थ्री मेजर कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कॉज हो रही है, इनके थ्री कॉजेज रहते हैं। मेन क्या है? इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी। अगर किसी भी पर्सन को जो है एच पाइलोरस जो बैक्टीरिया है वो अगर इन्फेक्शन कर रहा है तो वो कॉज हो सकता है। क्रोनिक यूज़ ऑफ एनासिड्स। किसी ने जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं उसका अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया है, बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया है, तो उसकी वजह से हो सकता है। पैथोलॉजिकल हाइपर सिक्रेटरी डिसऑर्डर। अगर किसी का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, जैसे कि जोलिंजर इल्सन सिंड्रोम में होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है कोई भी डिजीज़ कॉज होने की वजह से, तो किसी पर्सन को क्या हो सकते हैं? पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या रहेंगे और कॉजेज इसके क्या रहेंगे? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से कैसे कॉज हो रहा है? रिसर्च हैज डॉक्यूमेंटेड दैट पेप्टिक अल्सर रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज पाइलोरी। रिसर्च में ये फाइंड आउट किया गया है कि जो पेप्टिक अल्सर जो मेनली कॉज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है एच पाइलोरी की वजह से कॉज होता है। विच में बी एक्वायर्ड थ्रू इंजेक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एज पाइलोरी डैमेज द म्यूकोसस कोटिंग दैट प्रोटेक्ट द स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? ये फूड और या फिर वाटर के थ्रू हमारे कहाँ चला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे क्या रहता है? कोटिंग रहती है। कोटिंग को ये क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। डैमेज होने की वजह से वहाँ पे क्या कॉज कर जाता है? अल्सर कॉज कर जाता है। नेक्स्ट वन है सैलिसाइक्लेट एंड एनर्जिस। कोई पर्सन जो है वो सैलिसाइक्लेट या फिर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करता रहा है तो भी उससे क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। तो ये क्या कर देता है? जब वो बहुत टाइम तक जो
है वो ये सारी मेडिसिन्स लेता रहा है तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्सर कॉज हो जाता है। नेक्स्ट वन इरिटेंट्स की वजह से भी अल्सर कॉज हो सकते हैं। इंजेक्शन ऑफ मिल्क एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस एंड अल्कोहल ऑल्सो इंक्रीज एचसीएल सिक्रेशन। अगर कोई बहुत ज़्यादा मिल्क वगैरह लेता है, ठीक है, कैफिनेटेड बेवरेजेस ले रहा है, ठीक है, कैफिनेटेड बेवरेज जैसे कि कॉफ़ी हो गया, एक्सेसिव कॉफ़ी अगर कोई ले रहा है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा टाइम तक ले रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये एचसीएल का सिक्रेशंस जो हैं वो बढ़ा देते हैं। जैसे कि चाय का अगर वो है कंटिन्यूस है, चाय लवर है कोई भी, ठीक है, या फिर अल्कोहल लवर है कोई, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, चाय बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ऐसे चीज़ें ले रहा है, बेवरेजेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या कर देता है, ये एचसीएल का सीक्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। दीज कंट्रीब्यूट बाई एक्सिलरेटिंग द गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम एंड प्रमोटिंग म्यूकोसल ब्रेकडाउन। ये क्या कर देते हैं, जो गैस्ट्रिक इम्पटी टाइम जो है उसको जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, मतलब गैस्ट्रिक इम्पटी इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से म्यूकोसा जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, ब्लड टाइप भी जो है वो कॉज कर सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू स्ट्राइक पीपल विद टाइप ए ब्लड वाइल ड्यूडेनल अल्सर टेंड टू एफ्लिक्ट पीपल विद टाइप ओ ब्लड। जो गैस्ट्रिक अल्सर देखा गया है एज टाइप ऑफ द ब्लड, वो किस में देखा जाता है, ज़्यादातर वो टाइप ए ब्लड वालों में जो है वो किसको देखा जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर को देखा जाता है। और ड्यूडेनल अल्सर जो मेनली जो है वो किस में मिलता है, टाइप ओ ब्लड वालों में जो है वो ड्यूडेनल अल्सर कॉज होता है। नेक्स्ट वन है पैथोफिजियोलॉजी। इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी पेप्टिक अल्सर होने की। सबसे पहले क्या होगा, इरोजन होगा। इरोजन मतलब कोई भी चीज़ में क्या हो जा रहा है, इन्फ्लेमेशन काइंड ऑफ, छोटा छोटा उसका जो ब्रेक डाउन होना है वो मसल लेयर का, वो स्टार्ट हो गया। द इरोजन इज कॉज्ड बाई इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिविटी एक्सिड पैप्सिन बाई डिक्रीज रेसिस्टेंट ऑफ द म्यूकोसा। इरोजन कैसे कॉज हो रहा है, कोई भी एसिड जो है वो सिक्रेशन होने की वजह से जो म्यूकोसा लेयर है वो क्या होने लगी, इन्फ्लाम्ड होने लगी है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट वन क्या है, तो ये क्या करेगा, जब म्यूकोसा जो है वो इन्फ्लाम्ड होने लगी है, उसका रेसिस्टेंट जो है वो कम होता जा रहा है, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, डैमेज कॉज करना शुरू कर देगा। अ डैमेज म्यूकोसा कैन नॉट सीक्रेट इनफ म्यूकस टू एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट एचसीएल। जो म्यूकोसा होती है वो क्या करती है, इसके ऊपर क्या रहता है, बैरियर रहता है, म्यूकोसा के ऊपर लुब्रिकेशन काइंड ऑफ प्रेजेंट रहता है, तो उसके लिए वो एज ए प्रोटेक्टिव जो है वो काम करता है। म्यूकोस जो होता है वो एज ए प्रोटेक्टिव वॉल काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो एचसीएल के लिए एज ए बैरियर ये काम कर रहा था, जब उसके ऊपर म्यूकस जो है वो डैमेज होने लगा है, तो वो क्या करेगा, एचसीएल जो होगा उसको, जो म्यूकोसा है उसको वो इम्पेक्ट करने लगेगा, उसको डैमेज करवा देगा। नेक्स्ट वन एसिड सिक्रेशन। एसिड सिक्रेशन क्या है, पेशेंट विद ड्यूडेनल अल्सर सीक्रेट मोर एसिड देन नॉर्मल। जो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन के, जो किसी पर्सन को अगर ड्यूडेनल अल्सर हो रहा है तो वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा एसिड सिक्रेशन करने लगते हैं। वाइल पेशेंट विद गैस्ट्रिक अल्सर टेंड टू सीक्रेट नॉर्मल और डिक्रीज लेवल ऑफ एसिड। अगर किसी पर्सन के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर देखा जाता है और वो क्या करेगा, वो जो पर्सन है एज कम्पेयर टू द ये ड्यूडेनल अल्सर के मामले में वो नॉर्मल एसिड जो होता है वो सीक्रेट करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को ड्यूडेनल अल्सर है तो वो क्या करेगा, वो जो है वो एज कम्पेयर टू द इसके अकॉर्डिंग जो है गैस्ट्रिक अल्सर के अकॉर्डिंग जो है वो नॉर्मल जो होगा वो एसिड सिक्रेशन करेगा, जबकि जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर होगा उसमें ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, डिक्रीज रेसिस्टेंट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रेसिस्टेंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब वॉल जो है वो क्या हो जाती हैं, बॉडी की फाइट करने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डैमेज टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा रिजल्ट इन डिक्रीज रेसिस्टेंट टू बैक्टीरिया एंड दिस इन्फेक्शन फ्रॉम द एच पाइलोरी बैक्टीरिया में अकर। अगर क्या हो जाता है, जब उसका एसिड सिक्रेशन जो एचसीएल का सिक्रेशन जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज बना रहा, तो वो क्या कर देता है, म्यूकोसा को वो डैमेज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोसा होती है उसका रेसिस्टेंट जो है बैक्टीरिया होने की वजह से उसका रेसिस्टेंट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, वो अपना इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर लेता है। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम्स। अगर किसी पर्सन को जो है वो ये देखने को मिल रहा है, पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है, तो क्या साइन सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट है हमारा पेन प्रेजेंट रहेगा पर्सन को। एज अ रूल द पेशेंट में अल्सर कंप्लेन ऑफ डल gnawing पेन एंड द बर्निंग सेंसेशन इन द मिड एपिगेस्टिक और द बैक दैट इज रिलीव बाय ईटिंग। अगर किसी पर्सन को जो है वो जो पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है तो उनको क्या होता है, एक डल पेन जो है वो फील होता रहता है, और पेन जो है वो एक एज ए
बर्निंग सेंसेशन जैसे जलन जो है, एसिडिटी जो है वो देखते हुए मिलता है। और जब ये जो मिड एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, मतलब एपिगेस्ट्रिक वाला जो रीजन होता है उसमें उसको पेन देखने को मिलता है। जब पेशेंट खाना खाता है तो क्या हो जाता है, ये पेन जो है वो रिलीव कर जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट वन क्या है, पायरोसिस। पर्सन को जो है वो हार्ट बर्न भी देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होगी। अगर कोई भी पर्सन जो है वो कुछ भी खा रहा है, उसके थोड़ी देर बाद 2-3 आवर्स बाद में उसको बहुत ज़्यादा जब एसिडिक सिक्रेशन बढ़ जाता है, जैसे खाना खाते हैं उसके कुछ देर बाद HCl सिक्रेट होना स्टार्ट होता है, तो जब वो HCl सिक्रेट होना स्टार्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा वो जलन करवाता है। नेक्स्ट वन, पर्सन जो है उसको वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। वोमिटिंग रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाइलोरिक ऑरिफिस कॉज्ड बाय द आइदर मस्कुलर स्पाज्म ऑफ द पाइलोरस और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम स्कैरिंग। ठीक है, वोमिटिंग जो है वो क्यों देखने को मिलती है, जो पाइलोरस रीजन होता है, जो ऑरिफिस जो होता है वहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है हमारा स्टमक के उसमें। तो क्या रहता है, ये यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने की वजह से जो पर्सन जो है या फिर जो पाइलोरस जो है वो इन्फ्लैम्ड हो गया या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से पर्सन को वोमिटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में अगर प्रोबेबली एज अ रिजल्ट ऑफ डाइट एंड मेडिकेशन। अगर पर्सन जो है वो सही से मेडिकेशन, सही से डाइट नहीं ले रहा है तो पर्सन को जो है वो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी देखने को मिल सकता है। ब्लीडिंग, 15% ऑफ पेशेंट में प्रेजेंट विद GI ब्लीडिंग एज एविडेंस बाय द पैसेज ऑफ मेलिना। जो 15% पेशेंट है उनमें जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जब भी वो स्टूल पास आउट करने जाते हैं तो उसमें उनको जो है वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। पर्सन जो है उसका क्या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करेंगे, पर्सन को जो है वो ईसोफेजो ड्यूडेनोस्कोपी करवाते हैं, जो इसका एच पाइलोरी बैक्टीरिया का ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है। कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द एन अल्सर अलाउज साइटोलॉजिकल स्टडी एंड बायोप्सी टू रूल आउट एच पाइलोरी और कैंसर। इसमें एज ए कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो क्या करते हैं, जो है वो बायोप्सी किया जाता है और क्या किया जाता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को रूल आउट किया जाता है कि पर्सन को जो प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है तो उसको जो है वो पेप्टिक अल्सर जो है वो डायग्नोस कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। पर्सन का जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे। इसमें देखेंगे कि वहाँ उसको किस रीजन में पेन हो रहा है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन है, ठीक है, कि या फिर उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन में जो है वो फील हो रहा है तो उसको कहाँ किस रीजन में पेन है, ये सारा एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट वन, वेरियम स्टडी। पर्सन जो है उसका अपर GI ट्रैक्ट जो होगा वहाँ पे ये वेरियम जो एक्सरे किया जाता है, उसमें एनीमा दिया जाता है, वेरियम एनीमा, तो उससे उसका एक्सरे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसमें अपर गैस्ट्रिक रीजन में उसको क्या पेन होगा, उसको पेन भी होगा और वहाँ पे वो अल्सर भी वहाँ पे कॉज करेगा। नेक्स्ट वन, पर्सन का इंडोस्कोपी करते हैं। इंडोस्कोपी जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट विजुलाइजेशन कराता है जहाँ पे भी उसको इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हुए होते हैं, इन्फ्लेमेशन, कुछ भी रेडनेस जो है, स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलती है, अल्सर है कोई भी प्रेजेंट है, कोई भी वहाँ पे स्पॉट्स जैसे लीजन्स प्रेजेंट हो गए, ये सारा देखने को मिलता है इन द इंडोस्कोपी। नेक्स्ट वन, ऑकल्ट ब्लड। ऑकल्ट ब्लड जो पर्सन जो है उसको ये भी किया जाएगा। इसमें क्या देखा जाता है, अगर पर्सन जो है उसको स्टूल जो है वो टेस्ट किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि पर्सन को ब्लीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है स्टूल में। कार्बन 13 यूरिया ब्रीथ टेस्ट, इसमें क्या देखते हैं, जो एच पाइलोरी का प्रेजेंस जो है वो देखा जाता है कि पर्सन को जो एच पाइलोरी प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं प्रेजेंट हो रहा है, इसको हम यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, मेडिकल मैनेजमेंट। पर्सन का मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देंगे पर्सन को। करेंटली द मोस्ट कॉमनली यूज थेरेपी फॉर पेप्टिक अल्सर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, बिस्मथ सॉल्ट एंड सप्रेस इरिकेट द इन्फेक्शन। पर्सन जो है उसको हम जो है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देंगे, जिसमें पर्सन को अगर इन्फेक्शन हो रहा है उसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, जो एसिडिटी वगैरह जो हो रही है उसके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, जो बिस्मथ सॉल्ट होते हैं कोई भी इन्फेक्शन वगैरह उसको सप्रेस करने के लिए, उसको इरेडिकेट करने के लिए बिस्मथ सॉल्ट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रेस रिडक्शन एंड रेस्ट। पर्सन जो है उसको स्ट्रेस रिडक्शन टेस्ट करेंगे और उसको रेस्ट भी करवाने के लिए बोलेंगे। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रिक्वायर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन। पर्सन का जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो होगा वो कम करवाएंगे, ठीक है, उसका साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर सके, ठीक है, और उसका जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह जो होंगे, जो भी कोई भी है, उससे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेडिटेशन वगैरह, उसको म्यूजिकल थेरेपी, डाइवर्जन
साइकोथेरेपी, ये सारी चीज़ें उसको देंगे ताकि उसका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट वन, स्मोकिंग सेसेशन, पर्सन जो है उसका स्मोकिंग को भी कम करवाएंगे, उसका स्मोकिंग जो है वो ख़त्म करवाएंगे ड्यूरिंग अगर जब उसको पेप्टिक अल्सर हो रहा है। स्टडीज़ हैव शोन दैट स्मोकिंग डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पेनक्रियाज इनटू द ड्यूडेनम। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अगर पर्सन जो है वो स्मोकिंग करना बंद कर दे, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो वो क्या कर देगा, जो बाइकार्बोनेट उसके पेनक्रियाज से होकर ड्यूडेनम में जा रहा था वो क्या करेगा, वो जाना कम कर देगा, जिसकी वजह से उसका जो एसिडिटी सिक्रेशन हो रहा है ड्यूडेनम के अंदर वो अगर कम हो जाता है तो उसको पेप्टिक अल्सर जो है उससे काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट वन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, पर्सन जो है उसका डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करेंगे। अवॉइडिंग एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एंड ओवर स्टिमुलेशन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मीट, एक्सट्रैक्ट अल्कोहल, कॉफ़ी एंड अदर कैफिनेटेड बेवरेजेस एंड डाइट रिच इन क्रीम एंड मिल्क शुड बी इम्प्लीमेंटेड। पर्सन जो है उसका डाइट मॉडिफाई करेंगे जिसमें उसको जो बेवरेजेस होंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले फूड जो होते हैं वो नहीं देंगे, उसका मीट वगैरह अगर वो खाता है, नॉन वेज वगैरह अगर वो खाता है तो उसको वो नहीं देंगे, अल्कोहल नहीं देंगे उसको, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं वो उसके बंद करेंगे। अगर कोई भी डाइट जो है अगर क्रीमी डाइट अगर ले रहा है, मिल्क ले रहा है, तो ये सारे फूड्स क्या करवाते हैं, एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन करवाते हैं, तो ये सारे फूड जो हैं उसकी डाइट में नहीं रखेंगे, उसके डाइट से हटा देंगे। नेक्स्ट वन, पर्सन जो है उसका सर्जिकल मैनेज भी करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पाइलोरोप्लास्टी करते हैं। पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है, इसमें जो पाइलोरस रीजन है उसका रिपेयरमेंट किया जाता है। पाइलोरस प्लास्टी इन्वॉल्व ट्रांससेक्टिंग नर्व दैट स्टिमुलेट द एसिड सिक्रेशन एंड ओपनिंग द पाइलोरस। पाइलोरस प्लास्टी में क्या किया जाता है, उसकी जो नर्व जो है इन द पाइलोरस जो आई होती हैं, जो क्या किया जाता है वो जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है उनको हटा दिया जाता है और उसके पाइलोरस को ओपन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एसिड सिक्रेशन जो था वो बंद हो रहा था, मतलब एसिड सिक्रेशन जो है वो क्लियर आउट नहीं कर पा रहा था, उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, एंट्रेक्टमी करेंगे। एंट्रेक्टमी क्या होता है, जो पाइलोरस पोर्शन जो है अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या कर दिया जाता है, उसका एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है, जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है उसको कट करके उसको हटा दिया जाता है और जो है वो एनास्टोमोसिस करके उसके पर्टिकुलर पार्ट को क्या जो भी उसका पाइलोरस पोर्शन जैसे कि कट, जैसे ये पाइलोरस पोर्शन है उसको कट कर दिया, पाइलोरस पोर्शन को जैसे कट कर दिया और उसका जहाँ से भी किया गया उसको ड्यूडेनम या फिर उसके जूजेनम पार्ट से उसको नीचे से जोड़ दिया जाता है। जो ऊपर का पार्ट है, जो बीच का जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था उसको कट करके उसका ड्यूडेनम या जूजेनम पार्ट, जिस पार्ट को भी कट किया उसके पार्ट से उसको जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, उसका पेन रिलीफ करवाते हैं, उसका एंजाइटी जो है वो रिलीफ करवाते हैं, उसको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए वो सारी चीज़ें देखते हैं। नॉलेज अबाउट द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अल्सर रिकरेंस, पर्सन को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि जो अब डिजीज़ उसकी सही हो रही है उसको वो फर्दर फ्यूचर में उसको वो कैसे करके रोक सकते हैं, क्या चीज़ें उसे करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, पर्सन को जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो भी उसके फर्दर हो सकते हैं उसको रिड्यूस करवाना है और उसको उसके रिगार्डिंग जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है।